नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मुसलमानों पर किए गए अन्याय और उसके परिणामस्वरूप उनके पिछड़ेपन की पीड़ा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता के संघर्ष अथवा 1857 के असफल विद्रोह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्रोह असफल हो गया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का पूर्ण दोष मुस्लिमों पर लगा दिया और अब मुस्लिमों से चुन चुनकर हिसाब लेना प्रारंभ किया। बहुत से उलेमा, सैनिक, नवाबों की हत्या कर दी गई। अब मुस्लिमों के संपत्तियों के जब्त करने का अभियान ब्रिटिश सरकार ने चलाया। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के विरुद्ध कई कानून बनाए, जैसे कि 1861 में द वक्फ एक्ट, और इस कानून के तहत कई वक्फ संपत्तियों को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। लैंड एबोलिशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जिन मुस्लिम जमींदारों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जमीनें छीनकर ब्रिटिश समर्थकों, हिंदू या सिख जमींदारों को दे दी गईं। यह नीति उत्तर भारत, खासकर अवध और रोहिलखंड में अधिक प्रभावी रही। इंडियन पीनल कोड 1860 और आर्म्स एक्ट 1878, जिसके कारण मुसलमानों पर कठोर दंड और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया। इससे वे सैन्य और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। दिल्ली में मुगल शाही परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके महलों को नष्ट कर दिया गया। अवध, लखनऊ में विद्रोह में भाग लेने वाले नवाबों और जमींदारों की जमीनें ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार में ले लीं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मुस्लिम जमींदारों और अमीरों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। बंगाल में मुस्लिम जमींदारों की संपत्तियां परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के तहत पहले से ही कमजोर थीं। 1857 के बाद जो मुस्लिम ब्रिटिश विरोधी माने गए उनकी शेष जमींदारियां भी छीन ली गईं। पंजाब में सिख समुदाय को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम जमींदारों की जमीनें छीन ली गईं और उन्हें सिख व अन्य ब्रिटिश समर्थकों में बांट दिया गया। ब्रिटिश सरकार के फॉरफिचर पॉलिसी के अंतर्गत विद्रोह में भाग लेने वाले मुस्लिम जमींदारों और व्यापारियों की संपत्तियां पहले ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश मुस्लिमों की संपत्ति जब्त कर चुके थे और मुस्लिमों को अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत भारत में कई समुदायों को अपराधी जाति क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में चिह्नित किया गया, जिनमें कुछ मुस्लिम समुदाय भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इन समुदायों पर यह आरोप लगाया कि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत आपराधिक गतिविधियां हैं। यह कदम ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का हिस्सा था, जिसने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया। मुस्लिम समुदाय जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट प्रभावित हुए उनमें उत्तर भारत के रोहिल्ला मुसलमान, जो कभी पठानों की एक शक्तिशाली समूह थे, उन्हें विद्रोही और अस्थिर माना गया। विद्रोह के बाद उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्हें अपराधी घोषित किया गया। नट, नैट और बंजारास जैसे इन घूमंतु समुदायों को, जिनमें कुछ मुसलमान भी थे, अपराधी जाति घोषित किया गया। आरोप लगाया गया कि वे चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उत्तर भारत के मुस्लिम मलिक समुदाय को भी संदेह के घेरे में रखा गया और अपराधी जाति घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पठान समुदाय को विद्रोह और आपराधिक गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया। उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब के कई हिस्सों में उन्हें अपराधी जाति के रूप में चिह्नित किया गया। जिन मुसलमानों की कोई स्थायी बस्ती नहीं थी और जो पारंपरिक रूप से व्यापार या कृषि पर निर्भर थे, उन्हें भी अपराधी जाति में शामिल किया गया। इन समुदायों को ब्रिटिश सरकार के पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी के रूप में दर्ज कर लिया गया। वे सख्त निगरानी में रखे गए और उनकी गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। कई समुदायों की संपत्ति और आजीविका छीन ली गई। ये समुदाय सामाजिक बहिष्कार और गरीबी का शिकार हो गए, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई।
संपत्तियों को छीनने के बाद अब बारी थी नौकरियां छीनने की। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को मुख्य नौकरियों से वंचित करने के योजना पर काम किया। जहां 1857 से पहले मुसलमान उच्च पदों पर जैसे न्यायाधीश, प्रशासक, सैन्य अधिकारी थे, विद्रोह के बाद मुसलमानों को इन पदों से हटा दिया गया। ब्रिटिश सेना में मुसलमानों की भर्ती को नियंत्रित कर दिया गया, खासकर उत्तर भारत में। मुसलमान आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में पिछड़े होने के कारण सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग नहीं ले सके। रेलवे और डाक विभाग में भी मुसलमानों की संख्या न्यूनतम थी। 1871 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत में मुसलमानों का केवल 3 से 5% प्रतिनिधित्व था, जबकि ब्रिटिश शासन से पहले यह संख्या बहुत अधिक थी। मुस्लिमों के संपत्ति और नौकरी छीने जाने के बाद मुस्लिमों के पिछड़ेपन की शुरुआत हो चुकी थी। व्यापार और उद्योग में पूंजी नहीं रहने के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। मुस्लिम शिक्षण संस्थान और मदरसों पर वित्तीय संकट आ गया। आधुनिक शिक्षा में निवेश करने के लिए पूंजी नहीं बची। बिना आधुनिक शिक्षा के सरकारी नौकरी पाना असंभव ही गया और बड़े व्यवसाय भी नहीं कर सके। मुस्लिमों को छोड़कर भारत के सभी धर्म के लोग फलने फूलने लगे और मुस्लिम पिछड़े होते गए। जबकि दारुल उलूम देवबंद और सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन आबादी के अनुपात में यह उस समय केवल पिछड़ेपन को दूर करने का सपना देखा सकी। इस तरह 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता के लिए एक रोशनी रहा और रोशनी की कीमत मुस्लिम आज तक चुका रहे हैं। भारत के लोग जिस एकता के साथ उस आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए लड़े, न तो वो एकता रही और न ही मुस्लिम आगे बढ़ सके। इसके बाद 1905 बंगाल विभाजन और उसमें मुस्लिमों का ह्रास पर चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें।